तो हेलो नमस्कार नमस्ते मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम लोगों के। वेलकम बैक टू साइंस विद हर्षल बारोट चैनल। बहुत लंबा नाम हो गया नहीं भाई, तो सुनो मेरी बात। अच्छा, सुन रहे हो उससे पहले दिमाग में सवाल आ गया हो उठ के कि यार हर्षल भैया, आपका तो साइंस का चैनल हुआ करता था, ये इंग्लिश पे इंग्लिश इंग्लिश में कहाँ से आ गया? क्या ऐसा हृदय परिवर्तन हो गया, दिल आपका बदल गया कि साइंस छोड़ के इंग्लिश पे टपक पड़े हो? लेकिन भाई तुमसे एक सवाल पूछता हूँ भाई, बोर्ड एग्जाम में मार्क्स सिर्फ साइंस से मिलते हैं क्या, या इंग्लिश भी टोटल परसेंटेज को डिसाइड करता है? सच क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अभी बताओ, ठीक है? तो भाई सच मैं तुमको बताता हूँ, देखो साइंस में तुम 75-80 मार्क्स तो ले आए, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, लेकिन उसका फायदा क्या अगर इंग्लिश में 40-50 मार्क्स? तुम्हारा परसेंटेज गिर जाएगा भाई, परसेंट भी तो मैटर करता है कि नहीं? और मेरे दोस्तों, रियलिटी ये है कि इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश को लाइटली लेते हैं, उन्हें लगता है स्टोरी पढ़ लेंगे काम अब हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई जब बोर्ड एग्जाम में ना कैरेक्टर स्केच, आयरनी, थीम, एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं ना, जब समझ नहीं पड़ती कि इसने पूछा क्या, कि भाई लेंचो की स्टोरी तो हम पढ़ चुके हैं, आयरन सारे मतलब उसके आयरनी सारी देख चुके हैं, लेकिन लेंचो का नेचर पूछ लिया तो क्या करोगे? वहां तुम्हारी गाड़ी अटक जाएगी। और मैं आपको सिर्फ साइंस के कॉन्सेप्ट नहीं समझाता हूँ, आप जानते हो ये, मैं तुमको उसे अच्छे से खुद से समझने की शक्ति देता हूँ, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो या फिर द लेटर टू गॉड की आयरनी। हर्षल भैया का मिशन सिंपल है, आपका बोर्ड का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है। जितनी कोशिश मैं कर सकता हूँ उतनी कोशिश करूंगा, हर सब्जेक्ट में क्लैरिटी देना है, चाहे वो साइंस हो चाहे इंग्लिश हो, मोस्ट प्रोबेबली एसएसटी भी हो सकता है। और परसेंटेज को मैं चाहता हूँ कि तुम 90+ पुश करो, ठीक है? इसीलिए आज से साइंस के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश का तड़का भी लगाते हैं भाई। सिंपल एक्सप्लेनेशन, जैसा कि तुम लोग साइंस के चैनल पे देखते आए हो, सिंपल एक्सप्लेनेशन, एग्जैक्ट एनसीईआरटी के लाइंस यूज करूंगा और बोर्ड रेडी आंसर्स के साथ। तो रेडी हो जाओ मेरे भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 से लेके बहुत सारे चैप्टर्स। फिलहाल ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा, आप जानते हो टाइम पे मेरा पार्ट 2 आ जाते हैं, तो पार्ट 1 है। तो पहला चैप्टर है भाई, देख लो स्क्रीन के ऊपर आ सकता है आपके, है ना? क्लास 10 का चैप्टर द लेटर टू गॉड। और आज आप सिर्फ स्टोरी नहीं सुनोगे इसकी, आज आप बोर्ड के लिए एक परफेक्ट प्रिपरेशन करने वाले हो। तो भाई मैं हूं आपके हर्षल भैया और चलो चालू करते हैं चैप्टर नंबर 1 द लेटर टू गॉड। भाई देखो सीधी सी बात है, एक चलो पहले सोचो, इमेजिन करो, सोचो एक छोटा सा घर है, पूरी पहाड़ियों की वैली, एक छोटा सा घर है ना? अब उस घर में बस एक ही फैमिली अच्छे से रह पा रही है, ठीक है? और पहली एनसीईआरटी की पहली लाइन ये सीन सेट कर देती है कि द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये घर था लेंचो का, एक सिंपल हार्ड वर्किंग फार्मर था। उसका पूरा जीवन खेत पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है भाई? खेत, खेती, फार्मिंग, इन सब पे डिपेंड करता है। उसकी वाइफ, उसके बच्चे, सबका फ्यूचर उसी फसल पर टिका हुआ था। और उस दिन वो आसमान की तरफ देख बड़े प्यार से दिख रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों ये बारिश नहीं हो रही है, क्योंकि उसकी फसल को सिर्फ एक चीज चाहिए थी। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower, अब जो बोलते हो आपकी अंग्रेजी में, ये भाई एनसीईआरटी की लाइन है। बस थोड़ी सी बारिश और सब ठीक हो जाता। पर धीरे धीरे बादल आने भी लग गए हैं भाई, धीरे धीरे बादल आने लग गए। लेंचो के चेहरे पर स्माइल आ गई, खुश हो गए भाई साहब कि बारिश चलो शुरू तो हुई। और वो इतना खुश हो गया कि उसने बारिश की बूंदों को पैसों से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि these, उसने ऐसा मतलब एनसीईआरटी में लिखा है, these are not raindrops falling from the sky, they are my new coins। ओके, तो भाई ये 10 लाइंस याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन को तुम लोगों को बता रहा हूँ। क्या लाइंस भी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है क्या? लाइंस पे डिस्प्ले होंगी क्योंकि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस उठ के आते हैं, ठीक है? अब आई है क्या भाई, स्क्रीन पे आ गई है क्या, देख लो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसने कॉइंस वाली लाइन तो शायद बोल दी है, हाँ आ गई है, स्क्रीन पे आ गई है क्या भाई? आ गई, वेरी गुड। चलो तो भाई उसने बोला रेन ड्रॉप्स ड्रॉपिंग फॉलिंग इन द स्काई आर न्यू माय न्यू कॉइंस। उसके लिए हर बड़ी बूंद
10 सेंट यानी 10 सेंट पर पीस थी और हर छोटी बूंद 5 सेंट पीस थी। उसको लग रहा था नेचर उसको रिवॉर्ड दे रही है, लेकिन नेचर का प्लान तो कुछ और था। अचानक हवा तेज चलने लगी, एकदम से तौड़ती बढ़ती हवाएं चलने लगी। Suddenly, a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. भाई रेन हेलस्टॉर्म में बदल गई। हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरने लगे, छोटे छोटे व्हाइट कलर के, देखे होंगे तुम लोगों ने, ओले गिरने लगे। भाई पहले बच्चे खुश थे, वो हेलस्टोन्स को कलेक्ट कर रहे थे, पर धीरे धीरे सिचुएशन डेंजरस हो गई, एकदम खतरनाक सिचुएशन हुई। हेलस्टोन्स गिरते ही रहे, ओले आसमान से गिरते ही रहे, गिरते ही रहे, गिरते ही रहे। और उसने लिखा है एनसीईआरटी में, द फील्ड वाज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत सफेद हो गया, एकदम नमक की तरह। 1 घंटे तक हेलस्टॉर्म चलता रहा और जब सब खत्म हुआ तब लिखा गया, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज। एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा। फ्लावर्स सारे पेड़ पे से गिर गए, पौधों पे से गिर गए। उसके जो कॉर्न की खेती थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, मक्के की खेती उसकी डिस्ट्रॉय हो गई। लेंचो ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि अब प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। मतलब अगर टिड्डी भी आती है तो भी कुछ तो बच जाता। क्या ये लाइंस बोलता है भाई लेंचो। ये सब यहाँ खत्म हो गया। अब रात हो चुकी है, घर में सन्नाटा था, फैमिली दुखी थी, पर लेंचो थोड़ा सा अलग था। अलग क्यों था? वो रोया नहीं, वो रोता नहीं, वो टूटता नहीं, वो डरता नहीं, क्योंकि उसको एक चीज पर पूरा भरोसा था। उसने लिखा है एनसीईआरटी में, ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उसको यकीन था भगवान सब देख रहे हैं। गॉड सीज एवरीथिंग, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। और तब उसने एक अजीब पर पावरफुल डिसीजन ले लिया। वो गॉड को लेटर लिखी। यही है भाई द लेटर टू गॉड। अगली सुबह वो पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाके एक सिंपल सा एनवेलप लेता है ना, और एड्रेस लिखता है उसमें, टू गॉड। अब क्या हुआ भाई, गॉड को एड्रेस तो लिख दिया, पोस्टमैन ने पढ़ा, पोस्टमैन हंसने लग गया भाई कि क्या क्या चल रहा है ये है। पोस्ट मास्टर को भी दिखाया, वो भी हंसने लगा। पर जब उन्होंने लेटर पढ़ा तो सब सीरियस हो गए। लेटर में लिखा था, इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। हम भूखे मर जाएंगे। लेंचो ने गॉड को बोला कि भाई भगवान, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। कितने पेसोस? पैसे नहीं भाई, पेसोस की जरूरत है, ना ज्यादा ना कम। एग्जैक्टली मुझे बस 100 पेसोस दे दो। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा, इस आदमी का बिलीव, इस आदमी का फेथ टूटना नहीं चाहिए। इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। उसने एक आइडिया सोचा। उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे कलेक्ट करे, खुद भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करा, पर कितना ही कंट्रीब्यूट करे लोग। इन्होंने कलेक्ट करे टोटल 70 पेसोस। फिर भी उसने एनवेलप में पैसे डाल दी और नीचे साइन करके लिखा बाय गॉड, यानी गॉड का साइन करके दिया। कुछ दिन बाद लेंचो पोस्ट ऑफिस आया, उसने उसका लेटर, गॉड वाला लेटर लिया। वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था, उसको पता था गॉड रिप्लाई करेंगे। उसने पैसे निकाले। अब पैसे निकालने के बाद क्या हो गया? वही होना था, 70 पेसोस उन्होंने दिए थे, तो कितने निकले? 70 पेसो। वो हैरान नहीं हुआ क्योंकि उसको गॉड पर डाउट नहीं था, पर उसको गुस्सा आ गया। उसने तुरंत दूसरा लेटर लिख दिया और इस बार उसने लिखा, एनसीईआरटी बोलती है भाई, उसने इस बार लिखा कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड यू फॉर, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी। और सबसे शॉकिंग लाइन, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब मुझे बुद्धू बनाया गया है, मुझे ये बात समझ आ चुकी है। तो मेरे दोस्तों, यही है स्टोरी का ट्विस्ट। जिन्होंने मदद की उन्हीं पर इल्जाम लगा दिया गया। लेंचो को गॉड पर भरोसा था, पर इंसान पर बिल्कुल नहीं। और यहीं से स्टोरी हमें एक पावरफुल मैसेज दी। सॉरी भाई, मेरा थोड़ा सा गला खराब है, पर तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर स्टोरी हमें पावरफुल मैसेज देती है। कभी कभी भगवान डायरेक्टली हेल्प नहीं करते,
वो किसी इंसान के थ्रू हेल्प भेजते हैं जो हम सोच नहीं पाते। और यही था भाई द लेटर टू गॉड चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा इंग्लिश का। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं इस वन शॉट वीडियो में। भाई चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, एक लंबी चाल फ्रीडम की तरफ। सीबीएसई क्लास का है भाई, है ना। स्टोरी शुरू होती है 10 मई 1994, एक हिस्टोरिक दिन। डेट थी 10 मई 1994। जगह थी यूनियन बिल्डिंग्स है ना भाई, यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में। नेल्सन मंडेला ओथ लेने वाले थे। नेल्सन मंडेला एक ब्लैक प्रेसिडेंट, एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, काले रंग के थे, तो उन्होंने प्रेसिडेंट बन गए। ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। वो लिखते हैं ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। मतलब उन्हें फील हो रहा था कि वो सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं बन रहे हैं, वो हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, उसी में आगे वो भी लिखते हैं, इट वॉज द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। मतलब दुनिया भर के लीडर्स आए थे वहां पे साउथ अफ्रीका में, है ना। तो दुनिया भर के लीडर्स आए थे, लेकिन क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका में पहली बार अपार्थाइड खत्म हुआ। अपार्थाइड क्या होता है? आगे आ रहा हूँ, इस पे आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। अपार्थाइड खत्म हुआ। जेट्स स्काई में फ्लाई कर रहे थे जो पहले अपार्थाइड की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, वो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सैल्यूट कर रहे हैं। ये चेंज का सिंबल था। मंडेला को अपने देश पर प्राउड फील हो रहा था। अपार्थाइड पे आना था मेरे को, है ना। अपार्थाइड पहले बता देता हूँ, चलो सुनो भाई। अपार्थाइड क्या था? अपार्थाइड एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम था। इस सिस्टम में ब्लैक लोग वोट नहीं कर सकते थे। जिन लोगों का रंग काला होता था वो वोट नहीं डाल सकते थे। व्हाइट और ब्लैक के अलग स्कूल्स होते थे, अलग बसेस होती थी, हॉस्पिटल अलग होते थे, है ना। और ये सब कुछ अलग अलग करते थे। ब्लैक लोगों को इंफीरियर यानी नीचा दिखाया जाता था, इंफीरियर ट्रीट किया जाता था। उनके पास बेसिक ह्यूमन राइट्स भी नहीं थे भाई। मंडेला ने इसी सिस्टम के अगेंस्ट स्ट्रगल करा और इस स्ट्रगल की वजह से उन्हें 27 साल यानी 27 इयर्स जेल में रहना पड़ा। सोचो भाई, 27 साल 27 इयर्स जेल में रहना पड़ा। आई वॉज बॉर्न फ्री। मंडेला एक पावरफुल लाइन बोलते हैं, आई वॉज बॉर्न फ्री। हर इंसान पैदा होता है फ्री, पर जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी फ्रीडम लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? क्योंकि ब्लैक थे। तो ब्लैक लोग फ्री ट्रेवल नहीं कर सकते थे, अपनी चॉइस की जॉब भी नहीं कर सकते थे। जॉब तो छोड़ो भाई, वोट तक नहीं दे सकते थे। तो लिखते हैं मंडेला जी, हमारे प्यारे मंडेला जी लिखते हैं, द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑफ ऑल ऑफ देम। मतलब अगर एक इंसान गुलाम है तो पूरी कम्युनिटी गुलाम है। इसी ने मैं अलग जा रहा हूँ, ये उन्होंने बोला। ये यूनिटी का मैसेज है। वहीं उन पे लगते हैं ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला कहते हैं एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। हर इंसान के 2 फर्ज होते हैं। कितने फर्ज होते हैं भाई? 2 फर्ज होते हैं, फैमिली के लिए और देश के लिए और कम्युनिटी के लिए। नॉर्मली दोनों बैलेंस हो जाते हैं। नॉर्मली कैसे होते हैं भाई? सारी चीजें ये जो अपनी आदत है ये बैलेंस हो जाती है। पर अपार्थाइड में अगर कोई देश के लिए आवाज उठाता तो उसे जेल भेज दिया जाता। मंडेला ने देश के लिए फर्ज चूज किया, उनको जेल भेज दिया। उन्होंने अपनी फैमिली के लिए लाइफ सैक्रिफाइस कर दी। भाई क्या करेज था उनके अंदर, और करेज का रियल मीनिंग भी यही है। और बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन भी यही है, आई लर्नड दैट courage was not the absence of fear but the triumph over it। मंडेला कहते हैं मैं भी डर रहा था, पर करेज का मतलब डर को जीतना होता है। ब्रेव वो नहीं जो कभी नहीं डरता, ब्रेव वो है जो डर के बावजूद सही काम करता है। क्या बात बोल दी भाई, क्या बात बोल दी मंडेला जी, क्या ही बात। डरो मत भाई बोर्ड से, तुम फोकस करो अपनी पढ़ाई पे। बोर्ड तो क्या है, टॉपर भी क्रैक कर सकता है, तो तुम क्यों टॉपर नहीं हो सकते? तुम भी कर सकते हो। तो 2 मीनिंग ऑफ फ्रीडम। मंडेला फ्रीडम को डिफाइन कुछ ऐसे करते हैं, फॉर टू बी फ्री इज द नॉट merely a cast of one's chains but to live in a way that respects and enhances the freedom
ऑफ अदर्स। फ्रीडम का मतलब सिर्फ अपनी चेन तोड़ना नहीं है। जब सब गुलाम बने तब मैं उस चेन को नहीं तोड़ रहा हूँ। अगर आप दूसरों की फ्रीडम की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप ट्रूली फ्री नहीं हो। ये लाइन एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आती है। तब भाई ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ मंडेला का? मंडेला शुरू में एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, पर जब उन्होंने इनजस्टिस देखा और उनका कैरेक्टर चेंज हो गया तो वो लिखते हैं, द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबर्टेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। यानी जो जुल्म करता है वो भी हेट्रेड का प्रिजनर है। मतलब मंडेला सिर्फ ब्लैक लोगों की फ्रीडम नहीं चाहते थे, वो व्हाइट लोगों को भी हेट्रेड से फ्री करना चाहते थे कि तुम भाई ब्लैक लोगों से नफरत मत करो, हेट मत करो, हेट्रेड मत रखो उनके खिलाफ। ये उनकी मैच्योरिटी और लीडरशिप दिखाता है। इसमें कोई रिवेंज नहीं है, सिर्फ माफी है। 27 ईयर जेल में रहने के बाद अगर कोई रिवेंज लेता तो गलत नहीं लगता, पर मंडेला ने रिवेंज नहीं लिया, उन्होंने यूनिटी चूज की, यूनाइट हुए। इसी वजह से साउथ अफ्रीका सिविल वॉर से अंदर ही अंदर लड़ने से बच गया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक इक्वल सोसाइटी बनाने का प्रॉमिस करा। अब भाई थोड़ा सा बोर्ड के इंपॉर्टेंट थीम कि भाई इस चैप्टर में है क्या इस चैप्टर में? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्टमेंट है ना, अपन ने पढ़ लिया है ना। ट्रू मीनिंग ऑफ फ्रीडम ये भी हम समझ रहे हैं। करेज, सैक्रिफाइस, इक्वालिटी की बात करी, फॉरगिवनेस और लीडरशिप। अब बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है ना, व्हाट डज मंडेला मीन बाय आई वाज बोर्न फ्री? हर इंसान पैदा होता है फ्री, लेकिन अपार्टहाइड ने ब्लैक लोगों की फ्रीडम छीन ली थी। यह आंसर होगा। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया होगा स्टूडेंट, है ना, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग इंग्लिश सिर्फ सुनते हो, कन्वर्ट अपने हिसाब से करते हो, तो मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। व्हाट आर ट्विन ऑब्लिगेशंस? एग्जाम में पूछ सकते हैं। एक फर्ज फैमिली के लिए और एक फर्ज कंट्री के लिए और कम्युनिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कभी एग्जाम में पूछ लिया, एक्सप्लेन करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब डर ना होना नहीं है, बल्कि डर पर जीत पाना है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये थी मंडेला जी की कहानी। और फाइनल मैसेज चैप्टर का सुन लो। मंडेला की लाइफ हमें सिखाती है फ्रीडम सैक्रिफाइस से मिलता है, फ्रीडम सैक्रिफाइस से मिलता है, फ्रीडम सैक्रिफाइस से मिलता है, लीडरशिप मिलती है, फॉरगिवनेस से स्ट्रांग होता है सब कुछ, और करेज का मतलब फियर को जीतना होता है। उनका स्ट्रगल एक लंबी जर्नी थी, इसलिए चैप्टर का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ओहो ओहो ओहो, हर्षल भी आप एकदम फिल्मी हो गए। क्या हो गया? जो तो सीरियस हो गया, आपने टट्टे पढ़ा रहा। आपको बड़े इंटरेस्टिंग हो, आपको तो बड़ी मजे आती है ये सब बताने में। तो चलो नेक्स्ट चैप्टर इंटरेस्टिंग है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस चैप्टर में 2 अलग स्टोरीज हैं। पहली है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है द ब्लैक एरोप्लेन। दोनों स्टोरीज का मेन थीम है फियर और करेज, डर और उससे हिम्मत प्राप्त करना, है ना। बोर्ड में इस चैप्टर में से 2 से 3 5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं भाई, हर साल आते दिखते हैं पेपर में। तो ये चैप्टर तो इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये चैप्टर हिज फर्स्ट फ्लाइट देखते हैं। चलो पार्ट 1 आ जाओ। ये स्टोरी रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी। भाई क्या ही नाम है, फ्लाहर्टी। स्टोरी एक यंग सीगल की है। सीगल एक बर्ड होता है, सीगल की है, सीगल के बारे में है जो उड़ने से डरता है। तो बिगिनिंग सीन में क्या होता है, एक हाई क्लिफ पर एक सीगल फैमिली रहती है, ऊंची एक पहाड़ी जैसा रहता है, उस पे एक सीगल की फैमिली रहती है। उसके ब्रदर्स और सिस्टर ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके हैं, बट ये यंग सीगल वो बिल्कुल रेडी नहीं है। उसको लगता है, वो बोलता है किताब में, his wings would never support him। ये लाइन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शो करती है उसका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसके पंख उसका साथ देना छोड़ देंगे। ये उसने लिखा। भाई ये कोई बात होती है क्या? बर्ड का तो काम ही पंखों से। तो why was he afraid? उसको डर था क्यों? उसको डर था कि अगर वो जंप करेगा तो उसको सीधा सी में जाके गिरना पड़ेगा। वो सीधा सी में समंदर में जाके डुबुक करके गिर जाएगा। उसको लगता था मेरे विंग्स, मेरे पंख कमजोर हैं, मैं गिर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। यानी फियर ने उसको मेंटली ब्लॉक कर दिया, खत्म कर दिया सीगल को। वहीं उसके पेरेंट्स। अब यहाँ भाई क्या होता है, अब यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। उसके पेरेंट्स उसको पुश नहीं करते फिजिकली, उसको बोलते नहीं तू उड़, बस उसको इग्नोर करते हैं।
कि तू जा यार, तू कोई काम कर नहीं, तू बेकार है, तू बेकार सी गल है, मुझे तो पसंद नहीं है, ऐसे बोल देते हैं। उसको डांटते हैं, उसको अकेला छोड़ देते हैं, भाई खाना भी नहीं देते यार, ये कोई बात होती है? 24 घंटे 24 आवर्स तक वो क्लिफ पर अकेला भूखा बैठा रहता है। बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड हिज पेरेंट्स लिव हिम अलोन, उसके पेरेंट्स ने उसको अलोन अकेला क्यों छोड़ दिया, ताकि वो इंडिपेंडेंट बने और अपने फियर को ओवरकम करे। यही आंसर है, अपन चैप्टर में आगे समझते हैं, लेकिन ये आंसर है, ठीक है। अब क्या होता है भाई, भूखा प्यासा रह गया। अब यंग सीगल बहुत ज्यादा भूखा रह जाता है, बेचारा जवान है, भूख तो लगेगी, खाना खाना पड़ेगा। तब वो देखता है उसकी मदर एक पीस ऑफ फिश लेकर आती है। वो रोता है, वो क्राई करता है, वो रोता है, भीख मांगता है, मम्मी प्लीज मुझे खाना दे दो। लेकिन मम्मी उसके पास आती है, बिल्कुल आती है, और लेकिन एक फिश उसकी रीच से थोड़ा दूर छोड़ के आ जाती है कि तू यहाँ तक नहीं पहुंच सकता, ये फिश मैं दूर रख के आ रही हूँ, तेरे को उड़ के ही जाना पड़ेगा भाई। यहाँ पर एक पावरफुल मैसेज, एक मूवमेंट आता है, फियर वर्सेस हंगर का, और हंगर यहाँ पर जीत जाता है। एक्साइटमेंट और भूख में वो फिश लेने के लिए हवा से डाइव करता है, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मूवमेंट आता है, वो गिरता है, चिल्लाता है, बट सडनली उसके विंग्स ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और वो फील करता है हवा उसके विंग्स के नीचे है, और फिर वो फ्लाई कर रहा होता है हवा में, वो हवा में उड़ने लगता है। He was no longer afraid, ये सही बुक में लिखा है that he was no longer afraid। ये लाइन शो करती है कैरेक्टर डेवलपमेंट कि भाई भूख ने, प्यास ने, मम्मी ने फिश को थोड़ा सा दूर रख दिया, तो अब तो मेरी मजबूरी है, मेरा एक्साइटमेंट है, मेरा जोश है कि मुझे उस तक जाना है। और वो कॉन्फिडेंटली फ्लाई करता है, उसकी फैमिली उसको प्रेज करती है, उसकी फैमिली उसको बोलती है बाय यार बाय। वो सी पर लैंड भी करता है, उसको रियलाइज होता है फियर सिर्फ उसके माइंड में था, फियर सिर्फ उसके माइंड में था। ये सारी लाइन बोर्ड पे डिस्प्ले हो रही है इमेजेस के साथ, कुछ इमेजेस भी आ रही होगी, आ रही है ना भाई? हाँ ठीक है भाई, क्या था अपना, क्या कहानी चल रही थी अपनी? भाई एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है। पेरेंट्स स्ट्रिक्ट लग सकते हैं, बट वो हमारे लिए बेस्ट चाहते हैं। सेल्फ बिलीव, खुद पे बिलीव रखना जरूरी है भाई। यही तो थी इस कहानी की स्टोरी। वैसे ही पार्ट 2 है द ब्लैक एरोप्लेन, द ब्लैक काला एरोप्लेन। ये स्टोरी है रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरेसिट। ओके, ये थोड़ी मिस्टीरियस स्टोरी है भाई, सस्पेंस में आ जाता है, सीआईडी वाले फील्ड में आ जाते हैं। चलो ठीक है, बिगिनिंग भाई, नरेटर एक पायलट है, वो पेरिस से लंदन में फ्लाई कर रहा है, वो ब्रेकफास्ट के टाइम घर पहुंचना चाहता है। स्काई क्लियर है, आसमान क्लियर है, स्टार्स शाइन कर रहे हैं, सब नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। प्रॉब्लम स्टार्ट सडनली होती है। वो आगे ह्यूज ब्लैक क्लाउड्स दिखता है, एकदम काले घने बादल दिखता है। उसको पता है स्टॉर्म डेंजरस होता है, आंधी तूफान डेंजरस होता है, बट वो घर जल्दी पहुंचना चाहता है, इसलिए वो रिस्क लेता है। क्या लेता है भाई? रिस्क। तो सवाल पूछेंगे बोर्ड में कि भाई पायलट स्टॉर्म में एंटर क्यों करता है? व्हाई डिड द पायलट एंटर द स्टॉर्म? बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम एंड डिड नॉट वांट टू डिले हिज फ्लाइट। बोर्ड में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई फटाफट घर पहुंचना है उसको, इसीलिए वो फ्लाइट गुजार देता है। ठीक है, इनसाइड द स्टॉर्म, जैसे ही वो स्टॉर्म में एंटर करता है, सब डार्क हो जाता है, विजिबिलिटी 0, कुछ नहीं दिखता, कंपास काम करना बंद कर देता है, रेडियो काम करना बंद कर देता है, और फ्यूल, जो प्लेन का फ्यूल है, वो भी धीरे धीरे ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है। वो पैनिक करता है, वो टेंशन में आ जाता है, उसको लगता है मैं स्टॉर्म में घूम जाऊंगा, लॉस्ट हो जाऊंगा, आई विल बी लॉस्ट इन द स्टॉर्म। यहाँ अगेन फियर प्रेजेंट है, डर प्रेजेंट है, जस्ट लाइक द फर्स्ट स्टोरी, हमने जो पहली स्टोरी पढ़ी, ठीक है, डर यहाँ भी प्रेजेंट है। अब द ब्लैक एरोप्लेन, सडनली वो देखता है कि एक ब्लैक एरोप्लेन आता है, उस प्लेन का पायलट उसको सिग्नल करता है फॉलो करने के लिए। नो रेडियो, नो कम्युनिकेशन, सिर्फ सिग्नल्स। वो उस प्लेन को फॉलो करते जाता है, फॉलो करते पीछे पड़ा रहता है। ब्लैक एरोप्लेन उसको सेफली स्टॉर्म के बाहर ले जाता है, सेफली स्टॉर्म के बाहर ले जाता है। सेफ लैंडिंग होती, फाइनली वो एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करता है, रिलीव्ड फील करता है। वो कंट्रोल टावर पर लेडी से पूछता है, Who was the pilot of that black aeroplane?
तो लेडी वहां पर क्या रिप्लाई करती है, बुक में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है, तुम्हारी बुक में लिखा है, वो लेडी रिप्लाई करती है, देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई। आसमान में कोई प्लेन था ही नहीं, कोई प्लेन ही नहीं उड़ रहा था। भाई टेंशन में, बोलो बाप रे ये क्या हो गया भाई। यहाँ स्टोरी मिस्टीरियस बन जाती है। इंटरप्रिटेशन है भाई, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, was the aeroplane real? पॉसिबल आंसर्स मे बी इमेजिनेशन हो सकती है, मे बी एक सुपर नेचुरल हेल्प हो सकती है, मे बी कोइंसिडेंस हो सकता है। राइटर ने इंटेंशनली मिस्ट्री पे ही इसको छोड़ दिया है चैप्टर को, तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। अगला चैप्टर इस बुक का मेरा फेवरेट, द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। कुछ लोग एनी बोलते हैं, कुछ लोग एने बोलते हैं, कुछ लोग एना बोलते हैं, है ना। अपन क्या बोले, एने बोले, एने फ्रैंक की डायरी की साइन करते हैं। चलो तो सोचो भाई, 13 साल की लड़की जिसे बर्थडे गिफ्ट में एक डायरी मिलती है, उसको आइडिया भी नहीं होता कि वही डायरी एक दिन पूरी दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक बन जाएगी। भाई क्या, दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक। ये कहानी है एने फ्रैंक की। चैप्टर स्टार्ट होता है भाई, चैप्टर स्टार्ट होता है 12 जून 1942 से। एने का बर्थडे है भाई, उसको एक रेड चेक कवर वाली डायरी गिफ्ट मिलती है। वो डायरी को एक नाम देती है, किटी नाम देती है डायरी को, है ना। बोर्ड में पूछ लिया कि बुक का नाम क्या था, तो किटी नाम था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, किटी नाम था बुक का। एने डायरी को नॉर्मल नोटबुक की तरफ ट्रीट नहीं करती, वो उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है, अपनी बेस्ट फ्रेंड, अपनी गर्लफ्रेंड, डायरी फ्रेंड बना लेती है, क्योंकि एने फील करती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इस लाइन का मीनिंग बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो इसका मतलब होता है कागज इंसान से ज्यादा पेशेंस यानी शांत और वो समझिए, ठीक है, पेशेंस रखता है। लोग इंटरप्ट कर देते हैं, जज करते हैं, पर डायरी हमारी बात सिर्फ सुनती है। हम उसको कुछ भी बोलो वो सुन लेगी, है ना। एने का नेचर, एने बहुत टॉकेटिव थी, वो बहुत बोलती थी। टीचर उसको चैटर बॉक्स बोलते थे। क्लास में वो बहुत बात करती थी, चपड़ 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 चपड़, बस बोल करती थी। इसीलिए एक दिन उसकी मैथ्स की टीचर मिस कीजिंग उन्हें पनिशमेंट देते हैं। उसे बोलते हैं कि भाई एक ऐसे लिखो, है ना, एक ऐसे लिखो तुम, है ना, चुपचाप बैठ के ऐसे लिखो, एक पैराग्राफ लिखो। चैटर बॉक्स टॉपिक दे देते हैं उसको, दिख रहा है क्या इस वीडियो पर, चैटर बॉक्स नाम का टॉपिक दे देते हैं, ठीक है। और चैटर बॉक्स नाम का टॉपिक दे दिया। एने ऐसे लिखती है कि टॉकिंग इज द स्टूडेंट्स ट्रेट एंड शी इनहेरिटेड इट फ्रॉम हर मदर। वो लिखती है टॉकिंग नेचुरल है और और मैं कंट्रोल करने की अब से इसको कोशिश करूंगी। उसने 3 पेज लिख दिया भाई, बट इट्स हेरिडिटरी। टीचर थोड़ा अम्यूज हो जाता है, लेकिन एने रुकती नहीं। अब सेकेंड पनिशमेंट मिलती है, एन इन कॉरिजिबल चैटर बॉक्स, है ना, कॉरिजिबल भी बोल सकते हो। थर्ड पनिशमेंट और बड़ी फनी भी होती है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इसमें एने एक पोयम लिखती है डक्स और स्वैन फादर के बारे में। डक्स ज्यादा क्वैक क्वैक करते हैं और उनको पनिश किया जाता है। पोयम इतनी फनी थी कि क्लास में सब हंसने लग गए। मिस्टर कीजिंग, सॉरी मैं मिसेस बोल गया था क्या पहले, भाई मिस्टर कीजिंग भी हंसने लगता है, मिस्टर कीजिंग भी हंसने लगता है, और फिर वो एने को पनिश करना बंद कर देते हैं। वो बोलता है तो स्मार्ट बंदी, मैं क्यों पनिश करूँ इसको, तो समझदार है यार, अच्छी बढ़िया चल रही है इसकी जीवन, है ना। तो सीबीएसई का इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो भाई, एने इंटेलिजेंट और विटी थी, उसने हैंडल किया पनिशमेंट को बहुत क्रिएटिवली। तो उसने पनिशमेंट्स में अच्छी अच्छी बातें लिखी, अच्छी अच्छी बातें बोली, टीचर को इंप्रेस कर दिया। बोले वाह यार ये बढ़िया काम है, ठीक है भाई। अब ये डायरी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की है। बेसिकली जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का रूल चल रहा है। कहाँ पहुंच गए सर भैया, आ जाओ स्क्रीन पे देख लो कहाँ पहुंच गए, है ना। ये स्टोरी बेसिकली हिस्ट्री के रिलेटेड है, तो वहां अपन चलते हैं, पूरा घूम फिर के चलते हैं। तो भाई ये डायरी काय की थी, अभी बताया मैंने तुमको, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की डायरी है, ठीक है। जर्मनी के आसपास, जर्मनी में एडोल्फ हिटलर नाम तो सुना होगा, एडोल्फ हिटलर का रूल था। जूइश को टारगेट कर रहा हो, है ना, जूइश लोग थे वहां पे, जूइश एक कम्युनिटी थी जिनको वो टारगेट कर रहा था। एने का फैमिली ही जूइश था, उनको नीदरलैंड्स में हाइड होना पड़ा। वो एक सीक्रेट एनेक्स में छुपे हुए थे, ठीक है, एनेक्स में छुपे हुए थे।
डायरी मेनली उन दोनों की एंट्रीज है जब वो हाइडिंग में थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाई डिड एनीज फैमिली गो हाइडिंग? बिकॉज जूइश वर बीइंग परसिक्यूटेड बाय नाजीज। ठीक, ये प्रॉब्लम हो रही थी, उनको परेशान करके रखा था उन्होंने। तो एनी की फीलिंग्स भाई स्कूल गर्ल की नहीं थी, वो सेंसिटिव थी, वो इमोशनल थी। वो लिखती है कि उसके पास बहुत फ्रेंड्स हैं पर फिर भी वो लोनली फील करती है। वो कहती है लोग उसको सिर्फ एक फनी टॉकेटिव गर्ल समझते हैं, और भाई ये तो गलत बात है, ऐसा मत समझो, अच्छी बच्ची पर अंदर से वो सीरियस, थॉटफुल और इमोशनल थी। ये डुअल पर्सनालिटी बोर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकती है कि भाई ऐसे क्या नेचर था। व्हाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग अ डायरी? अच्छा भाई, आपने अभी एनी बोला था ना, एने, अब आप एनी बोल रहे हो। भाई कुछ भी रख लो यार, तुम समझ रहे हो ना। भाई एने कहती है कि उसके पास क्लोज फ्रेंड नहीं है, इसीलिए वो डायरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेती है। ये लाइन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि उसको डायरी लिखना क्यों पसंद था, है ना। आई डोंट वांट टू सेट डाउन अ सीरीज ऑफ बाल्ड फैक्ट्स इन अ डायरी। इसका मतलब वो बोरिंग फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती थी, वो अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहती। डायरी उनका इमोशनल सपोर्ट बन जाता है। समझ गए मेरे भाई, समझ गए मेरे भाई। कैरेक्टर यही था एनी फ्रैंक का। कैरेक्टर स्केच समझते हैं अपन, बोर्ड्स का फेवरेट है कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हो। वो इंटेलिजेंट थी, शी वॉज इंटेलिजेंट एंड विटी, शी वॉज टॉकेटिव बट creative. She was optimistic even in difficult times. She had deep thoughts about life. She was sensitive and mature beyond her age. भाई इसमें होती है ट्रेजिक एंडिंग, इस स्टोरी की ट्रेजिक एंडिंग है, क्लाइमेक्स आ गया भाई पिक्चर में। क्या हो गया भाई, एने फ्रैंक की डायरी बाद में पब्लिश हो रही है, पब्लिश ही कर दी भाई, पर एने खुद वर्ल्ड वॉर के एंड तक सर्वाइव नहीं कर पाती। वो कंसंट्रेशन कैंप में मर जाती है, बड़ी दुखी की। सॉरी हुआ कोई बात नहीं, पर चैप्टर है भाई, पढ़ना पड़ेगा। उनकी डायरी दुनिया को दिखाती है कि वॉर के टाइम, मैं खड़ा हूँ भाई, है ना, एकदम पोजीशन में, वो दिखाती है कि दुनिया की वॉर के टाइम एक यंग गर्ल ने क्या फील किया होगा। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का डॉक्यूमेंट है। बोर्ड में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जा सकते हैं, जो भी आपको बताएंगे। देखो इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन, व्हाई डिड एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल? बिकॉज पेपर इज मोर पेशेंट देन पीपल, डायरी नेवर जजेस एंड नेवर इंटरप्ट्स। वो कभी भी अपने को जज नहीं करती, डायरी से सुनती है, ये बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई वाज मिस्टर कीजिंग annoyed with Anne? How did she justify her talking? She was annoyed because she talked too much in class. बहुत बोलती थी क्लास में। She justified it by saying talking is natural and she inherited it from her mother. मतलब उसने उसकी मम्मी से ये आदत अपने अंदर ली है, बक 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 करने की। तुम भी कितना चपट टपट करते होंगे ना क्लास में भी, चाहे टीचर परेशान होता हो, है ना। लिंक नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं तो भाई। तो अगला क्वेश्चन भी हो सकता है तुम्हारे लिए, बहुत सारे ऐसे क्वैक 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 वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई क्या थी वो क्वैक क्वैक, क्यों उसने हंसाया सबको और उसने उसको पनिशमेंट देना बंद कर दी। तो भाई क्वैक क्वैक फनी स्टोरी थी, फनी पोएम थी, इसीलिए टीचर ने उसको बोल दिया कि यार क्या पनिशमेंट दूं। ये चैप्टर सिर्फ एक गर्ल की डायरी नहीं है, ये हमें सिखाता है एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्सप्रेशन इज इम्पॉर्टेंट, राइटिंग कैन हील इवन इन डार्क टाइम्स, क्रिएटिविटी सर्वाइव्स, ऑप्टिमिज्म मैटर्स। एनी फ्रैंक एक 13 साल की लड़की थी, पर उनकी डायरी ने पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करा। और बोर्ड्स के लिए याद रखो, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एनी वाज विटी, इंटेलिजेंट एंड इमोशनली वेरी डीप, बहुत डीपली सोचती थी, सेंसिटिव थी। शी यूज्ड ह्यूमर टू हैंडल पनिशमेंट। ये तो भाई एनी फ्रैंक की कहानी हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखो चैप्टर अगला है हमारा तो 100 ड्रेसेस। इसमें चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है। फर्स्ट पेज बुक का ही है तुम्हारे, है ना। तो देखो भाई इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं, द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। The story starts in a classroom in a small American town. एक लड़की है वांडा पेट्रोनिस्की,
वांडा एक पॉलिश इमिग्रेंट फैमिली से बिलोंग करती है, पॉलिश कंट्री से आती है, ठीक है। शी इज वेरी क्वाइट सिंपल और बहुत गरीब यानी पुअर। शी ऑलवेज सिट्स इन लास्ट रो ऑफ द क्लासरूम। उसके कपड़े सेम पहनती थी रोज, फेडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी, हर दिन एक ही कलर के कपड़े पहन रही, सेम कपड़े। और यहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम। क्लास की दो लड़कियां, पैगी और मैडी, क्या नाम भाई, पैगी और मैडी। पैगी एकदम रिच है, प्रिटी है, सुंदर है, पॉपुलर है पूरे स्कूल में, वो सब लोग जानते ना, होती स्कूल की ऐसी बंदी है ना, बहुतों की क्रश भी होती है। तुम्हारी कौन है? मैं नहीं पूछ रहा। और मैडी थी उसकी बेस्ट फ्रेंड, बट थोड़ी सेंसिटिव और पुअर बैकग्राउंड से। तो पैगी मैडी होते हैं। अब पैगी मैडी क्या करते हैं भाई, वांडा से पूछते हैं, वांडा को बहुत मजे लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका, वांडा को चढ़ाते रहते हैं पूरा टाइम कि वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस डू यू हैव। तो वांडा को बोलती है कि भाई मेरे पास 100 ड्रेसेस है, आई हैव 100 ड्रेसेस। पूरी क्लास हंसी से फट पड़ती, पूरी क्लास करने लग जाती है, सोती रहती है भाई ये क्या है, 100 ड्रेसेस है ओ। बट रियलिटी क्या है, वांडा के पास सिर्फ एक ही ड्रेस है जो वो रोज पहनती है। क्यों ऐसा सवाल पूछा? क्योंकि वो रोज ही के कपड़े पहन रही थी ना भाई। तो पैगी रोज यही क्वेश्चन उससे रिपीट करती है, रोज वांडा सेम आंसर देती है, 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन माय क्लोजेट। क्लास के लिए ये एक जोक बन जाता है, ठीक है भाई, क्लास के लिए ये जोक बन जाता है। मैडीज कॉन्फ्लिक्ट, मैडी को अंदर से बुरा लगता है बिकॉज शी हरसेल्फ, वो भी एक पुअर है, उसको डर है अगर वो वांडा की जगह वो होती तो। बट शी डजंट स्टॉप पैगी, वो पैगी को रोकती नहीं है, वो पैगी को समझाती नहीं कि मत कर यार भाई, मैं भी तो गरीब हूँ, मेरे पास भी तो एक दो ड्रेस है, तू उसको क्यों चिढ़ा रही है। वो सिर्फ चुप रहती है। यहाँ राइटर एक इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे हैं, बुलिंग सिर्फ वो नहीं करता जो मजाक उड़ाता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल है जो चुप रहता है। क्या लाइन बोली भाई, सत सलाम है आपको राइटर से, क्या लाइन बोल दी, ठीक है भाई। हम स्कूल में एक ड्राइंग कॉन्टेस्ट हो रहा है, स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन अनाउंस हो जाता है, गर्ल्स को ड्रेस डिजाइन करनी है। अब यहाँ से स्टोरी ट्विस्ट घूमती है भाई कि 100 ड्रेसेस की स्टोरी क्या है। तो देखो, गर्ल्स को ड्रेस डिजाइन करना है, बॉयज को मोटर बोर्ड्स ड्रॉ करनी है, सब एक्साइटेड है, वांडा भी पार्टिसिपेट करती है। नेक्स्ट डे सरप्राइज, एकदम से सब सरप्राइज, वांडा स्कूल नहीं आती, उसका डेस्क खाली रहता है। और फिर रिजल्ट अनाउंस होता है, रिजल्ट आएगा ना भाई, क्योंकि डेस्क तो खाली था, उसके बाद रिजल्ट कहाँ आया, ठीक है। गर्ल्स विनर कौन है? वांडा पेट्रोन्स्की। कैसे भाई? टीचर ड्रेसेस वॉल पर लगवाती है, मतलब, और जब क्लास देखती है दे आर शॉक्ड, वॉल पर 100 ब्यूटीफुल कलरफुल डिटेल्ड ड्रेस के डिजाइन्स लगे हुए मिलते हैं। तो ये क्या हुआ, क्या हुआ ये है भाई? हर यूनिक ड्रेस थी वहां पे, अलग अलग टाइप की। भाई वांडा झूठ नहीं बोल रही थी, उसने टीचर को ड्रेस दी, 100 ड्रेसेस की ड्राइंग बना कर दी। वांडा झूठ नहीं बोल रही थी, उसके पास फिजिकल ड्रेसेस नहीं थे बट उसके इमेजिनेशन पर थे, वो टैलेंटेड थी और सबने उसका मजाक उड़ाया। यही तो दिक्कत थी पार्ट 1 की। अब चलते हैं पार्ट 2 पे जो गिल्ट से भरा हुआ है। अब यहाँ पर गिल्ट, दुख है ना, और रिग्रेट स्टार्ट होता है। पार्ट 2 आ गया क्या चैनल के ऊपर? आ गया सर। तो भाई 100 ड्रेसेस का पार्ट 2। अब यहाँ पर गिल्ट स्टार्ट होता है। वांडा अब स्कूल नहीं आ, टीचर अनाउंस करती है कि वांडा की जो फैमिली है वो टाउन छोड़कर चली गई। रीजन, पीपल मेड फन ऑफ हर नेम, पीपल मेड फन ऑफ हर क्लोथ्स। पैगी और मैडी शॉक्ड रह जाती है। पैगी और मैडी सोचती है अरे यार ये तो गलत हुआ। अब रियलाइजेशन होता है, मैडी के हार्ट में गिल्ट भरा हुआ है, मैडी को बहुत दुख हो रहा है। वो डिसाइड करती है आई विल नेवर स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। ये लाइन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहिए भाई, ये लाइन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैडी रियलाइज करती है कि साइलेंस भी एक क्राइम है, साइलेंस भी बहुत दुख है। फिर एक लेटर आता है, मिस मैसन एक लेटर रीड करती है जो वांडा ने भेजा है, और वांडा राइट्स that she has moved to a big city और वहां nobody will laugh at her funny name। उसके नाम पे, उसके क्लोथ्स पे कोई हंसेगा नहीं, उसको कोई इज्जत नहीं करेगा। She also writes she wants Peggy, मतलब वो पैगी को एक ब्लू ड्रेस
ड्राइंग गिफ्ट करना चाहती है और मैडी को एक ग्रीन ड्रेस। इमेजिन करो, जिस लड़की का मजाक उड़ाया गया वो भी काइंडनेस दिखा रही है, वो उनको कपड़े की ड्रेस गिफ्ट करना चाहती है और उसने ऐसी ड्राइंग बनाई जिसमें मैडी मैडी दिख रही है और पैगी पैगी दिख रही है। एआई जनरेटेड है भाई, नहीं उसने ऐसे बनाई थी। ठीक है, अब मैडी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होती है। मैडीज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत खतरनाक होता है। मैडी घर जाकर वांडा के दिए हुए ड्राइंग को देखती है और वो शॉक हो जाती है, वो ड्राइंग बिल्कुल उसकी तरह दिख रही है। वांडा ने सीक्रेटली मैडी को नोटिस किया था। यहाँ एक डीप मैसेज है that kind people silently observe, bullies loudly judge। समझे मेरे भाई, समझे? बुलीज जो परेशान करते हैं वो जज करते हैं, लेकिन शांत लोग, अच्छे लोग ऑब्जर्व करते हैं। मैडी रन्स टू वांडा's house but she is too late। वो सिर्फ रिग्रेट के साथ वापस आती है। उसके घर जाती है पर वो मिलती ही नहीं ना, वो तो जा चुकी है, तो वो रिग्रेट के साथ वापस आती है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। देख लो स्क्रीन के ऊपर आए हैं कि नहीं, मुझे पता नहीं, दिख नहीं रहा है, शायद आ गए हैं। तो भैया आप क्यों टाइम वेस्ट करते रहते हो बोर्ड बाइबल लगाने में? आ गए मेरे भाई, इंपॉर्टेंट बोर्ड के एग्जाम के क्वेश्चंस आ गए हैं इतने। ठीक है, तो भाई देखो एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं अपन पहले। थीम क्या है? बुलिंग, प्रिजुडाइज, क्लास डिफरेंस, काइंडनेस और फॉरगिवनेस। ठीक है, कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर कि भाई कैरेक्टर स्केच ऑफ वांडा बताओ, तो वो कैसी थी? क्वाइट थी, टैलेंटेड थी, इमेजिनेटिव थी और फॉरगिविंग थी, डिग्निफाइड थी। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। कैरेक्टर स्केच ऑफ मैडी परीक्षा में एग्जाम में तुम्हारे पूछा जा सकता है, वो कैसी थी भाई? सेंसिटिव थी, पुअर थी, गिल्टी थी, उसको दुख था कि भाई मैंने गलती कर दी। चेंजेस एट द एंड रिप्रेजेंट्स मॉरल अवेकनिंग। सॉरी, इंग्लिश का पेपर है, अवेकनिंग, ज्यादा इंग्लिश। ठीक है भाई, देखो चैप्टर का मैसेज ये था सीधा सा कि नेवर जज समवन बाय क्लॉथ्स। वो बोलते हो ना तुम लोग कॉमन है, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, सेम है। ठीक है, नेवर लाफ एट समवन्स नेम और बैकग्राउंड। साइलेंस अगेंस्ट रॉन्ग इज आल्सो रॉन्ग, ये भी एक लेसन। ठीक है, बोर्ड के लिए एक डीप मीनिंग। वांडा's 100 dresses symbolizes no lies but dreams। पुअर लोगों के पास चीजें नहीं होती बट उनके पास इमेजिनेशन होती है, और कभी कभी इमेजिनेशन रियलिटी से ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। क्या ही लेसन था भाई, क्या ही लेसन। बोर्ड के कुछ एक दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाई डिड वांडा से शी हैड 100 ड्रेसेस? क्यों बोला था भाई? ठीक है, दूसरा सवाल पूछ लेंगे, व्हाई डिड मैडी फील गिल्टी? मैडी को दुख क्यों? ठीक है भाई, ठीक है। व्हाट डज द लेटर फ्रॉम वांडा टेल अस अबाउट हर कैरेक्टर? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड पैगी एंड मैडी चेंज? वो चेंज कैसे हुए? भाई देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर आप क्लास में किसी वांडा को देखते हो, अगर आपकी क्लास में इमेजिनेशन कर लो, किसी वांडा को देखते हो, है ना, जो चुप रहती है या चुप रहता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, जो तुम्हारी मर्जी, चुप रहता है, सिंपल कपड़े पहनता है, प्लीज उसका मजाक मत उड़ाना, बिकॉज मे बी वो अपने माइंड में 100 ड्रेसेस डिजाइन कर रहा हो। क्या है भाई, ये क्या बुक है यार, पूरी मोटिवेशन से भरी हुई है। तो ना दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आज हमने चैप्टर इतने सारे डिटेल में समझ लिए, इमोशंस देख लिए, थीम्स देख ली, कैरेक्टर स्केचेस समझ लिए, मैसेज देख लिए, सब बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एनसीईआरटी की लाइंस, सब कुछ देख लिया। और याद रखो, क्लास 10th सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये थिंकिंग प्लस राइटिंग स्किल्स का पेपर होता है। कैसे सोचते हो तुम, कैसे लिखते हो, क्रिएटिविटी, तुम एक एने फ्रैंक की डायरी लिख सकते हो। जो स्टूडेंट स्टोरी को फील करता है, समझता है, वही आंसर में डीप जा सकता है, डेप्थ लिख पाता है। ठीक है भाई, तो ये हो गया, चैप्टर सारे अपने कंप्लीट हो गए। कल पार्ट 2 में आपके लिए आने वाला है, इसी कंटिन्यू अपन करेंगे इंग्लिश को आगे। पार्ट 2 में क्या आने वाला है, कल इसी टाइम पे आसपास शार्प इसी टाइम पर चैप्टर आपके पास आ जाएगा। चैप्टर 7 से शुरुआत करेंगे, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें बेकर फ्रॉम गोवा की स्टोरी है ना, कुर्ग की स्टोरी है, टी फ्रॉम असम की स्टोरी है ना, फिर मिजबिल द ऑटर की स्टोरी है भाई अगली, है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है यार इंग्लिश। फिर मैडम राइड्स द बस, है ना भाई, ये तो इंडियन ने लिखी है शायद। फिर अपनी है द सरमन ऑफ बनारस, सरमन। ठीक है, आखिरी द प्रपोजल बाय एंटोन चेखोव। ओके, ठीक है भाई,
सब चैप्टर शॉर्ट में दूंगा बट बोर्ड रेडी फॉर्मेट में दूंगा। सब फनी एक्सप्लेनेशन, आपकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, सारी अच्छी क्लैरिटी के साथ, लेकिन डायरेक्ट एग्जाम फोकस्ड अप्रोच करेंगे अपन। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है अपनी को, तो सुन लो मेरे भाई एक बात ध्यान से, फोकस से, दिमाग लगा के, दिमाग में तोड़ फोड़ मचा के कि भाई बोर्ड स्टॉपर वो नहीं होता जो 10 घंटे पढ़ता है। बोर्ड स्टॉपर वो होता है जो स्मार्टली समझकर लिखता है। ये बात स्पेशली इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। इंग्लिश में 80 में से 80 लाना मुश्किल नहीं है। बस 3 चीजें याद रखो। कौन सी 3 चीजें? पहला, स्टोरी को फील करो, उसके कीवर्ड्स को याद रखो कि मेन चीजें क्या होंगी। आंसर स्ट्रक्चर्ड लिखो, अपने हिसाब से बनाओ, लेकिन अच्छे से प्रॉपर लिखो कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी से कंसिस्टेंसी स्टार्ट करो, क्योंकि चैप्टर 1-2 दिन में ही है तुम्हारा, शायद परसों ही है। आज अगर ये वीडियो आ रहा है तो मेरे हिसाब से परसों होना चाहिए, ठीक है। अगर आज एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो कल का पेपर हाफ टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो भाई कल का पार्ट 2 मिस मत करना, शार्प टाइम पर आना, नोटबुक रेडी रखना, पेन रेडी रखना, माइंड फोकस को रखना, बिकॉज हम सिर्फ चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम बोर्ड्स जीतने की लाइन में लगे हुए हैं, हम बोर्ड जीतने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो भाई मेरे दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सारी स्टोरीज आ गई है, पार्ट 2 कल आ जाएगा चैनल के ऊपर, टेंशन मत लो। अच्छा भैया टाइम पे पहुंचा देंगे, एग्जामिनेशन से पहले तुम्हारे हाथों में होगा, ठीक है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हर्षद भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला साइंस का पेपर है, भूलना नहीं। साइंस में तो तुम्हारा हाथ तंग रखना। मिलते हैं अपन साइंस में भी, मिलते हैं अपन इंग्लिश में भी। चलो भाई, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में भी। टिल देन बाय बाय।